जलप्रवाहपावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजम्। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पर लैंड हो गया और इसने इतिहास रच दिया। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि चंद्रयान की लैंडिंग का पूरा प्रोसेस क्या था? उसने स्टेप बाय स्टेप कौन सी चीज करी जिसकी वजह से भारत का चंद्रयान रशिया के लूना 25 को पीछे छोड़ साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बन गया। आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने ही तो आया हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले स्टेप की बात करें तो इसमें चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अपने लैंडिंग टारगेट से 745.5 किलोमीटर की दूरी पर 1.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रहा था, जहां चांद से इसकी लगभग दूरी 30 किलोमीटर की थी। लेकिन फिर आता है दूसरा स्टेप, क्योंकि यहाँ पर 690 सेकंड में काफी अतरंगी चीजें देखने को मिलती है। जहां चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में लगे जो थ्रस्टर थे वो फायर होने वाले थे ताकि गति को कंट्रोल किया जा सके और सॉफ्टली लैंडर को चांद की सरफेस तक पहुंचाया जा सके। फिर आता है तीसरा स्टेप। ये वो स्टेप है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, जहां ऑन बोर्ड कंप्यूटर हामी भरता है और सिर्फ 73 सेकंड में विक्रम लैंडर सबसे मुश्किल 150 मीटर की दूरी तय करता है, क्योंकि ये दूरी सबसे ज्यादा खतरनाक थी और यहीं पर हादसे होते हैं। ऊपर से विक्रम लैंडर तो चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला था, इसलिए उसके लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया। हालांकि अच्छी बात ये थी, जो थ्रस्टर थे उन्होंने आपस में ऐसा तालमेल बैठाया कि बैलेंस बिगड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और लैंडर में थ्रस्टर लगाए ही इसलिए जाते हैं ताकि वो स्पीड को स्लो डाउन करके अच्छी तरह से लैंडिंग कर सके। हालांकि अगर जिस जगह पर लैंडिंग की जाती है वहां कोई प्रॉब्लम होती तो उसके आसपास की सुरक्षित जगह को लैंडिंग के लिए चुनने का काम भी विक्रम लैंडर का ही था। जी हाँ, ये सारे निर्णय विक्रम लैंडर खुद ले रहा था। इसरो की तरफ से लैंडिंग के वक्त कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई। इसरो कोई भी इंस्ट्रक्शन लैंडर को नहीं दे रहा था। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद्रयान 3 कोई ऐसा वैसा मिशन नहीं है, बल्कि ये एक स्मार्ट रोबोट है जो बेहतरीन निर्णय ले सकता है। अब चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर जाता है। ये तो आप सभी सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद की क्या प्रक्रिया है, चलिए ये भी जान लेते हैं। क्योंकि लैंड करने के 4 घंटे बाद विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर बाहर निकलता है, क्योंकि विक्रम लैंडर ने मून की मॉर्निंग में लैंड किया था, यानी उस वक्त लैंड किया जब चांद पर सुबह हो रही थी। असल में चांद पर जो रात का समय होता है वो बहुत ही ठंडा होता है, जो अक्सर -280 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ऐसे में इस ठंडे टेम्परेचर का रोवर पर ज्यादा भयानक असर ना पड़े, इसीलिए पहले टेम्परेचर कंडीशन चेक की गई, उसके बाद रोवर ने चांद की जमीन पर पैर रखा। दोस्तों, इस रोवर की लाइफ 14 दिनों की है, वो भी अर्थ के हिसाब से, क्योंकि चांद पर पृथ्वी के 14 दिन एक दिन होता है और अगले 14 दिन रात। ऐसे में जब सूरज की रोशनी 14 दिनों तक रोवर पर पड़ेगी तो उसमें लगे सोलर पैनल से उसको पावर मिलेगी, जो कि 50 वोल्ट की पावर जनरेट करेगा। दोस्तों, आपको बता दें, रोवर में 2 पेलोड हैं। एक अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर जो चांद पर मिट्टी और पत्थर से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन जैसे कई सारे एलिमेंट की खोज करेगा, और दूसरा इसमें लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर लगा है, जो पानी की जांच के लिए केमिकल कंपाउंड और मिनरलोजिकल कंपोजिशन की स्टडी करेगा। रोवर पूरी इंफॉर्मेशन लैंडर के पास भेजेगा। लैंडर इस डेटा को डायरेक्ट पृथ्वी पर भी सेंड कर सकता है। इसके अलावा चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिट है उसके पास भी भेज सकता है, जिससे इंफॉर्मेशन इस तरह इसरो तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, इसरो का डीप स्पेस स्टेशन IDSN-32 जो लैंडर के टेलीमेट्री डेटा को लगातार कलेक्ट करता रहता है। दोस्तों, किसी देश के लिए अपना खुद का डीप स्पेस नेटवर्क बनाना बहुत बड़ी बात है। वैसे देखा जाए तो सबसे पावरफुल नेटवर्क अमेरिका का है, जिसने अलग अलग देशों के अलग अलग जगहों पर ऐसे एंटीना लगा रखे हैं ताकि वो अपने स्पेस डेटा को कलेक्ट कर सकें। ऐसे में जब चंद्रयान 2 फेल हो गया तो भारत ने भी अमेरिका के साथ संपर्क बनाया ताकि चंद्रयान 2 में हुई गलतियों को जाना जा सके। लेकिन अगर हम लैंडर की बात करें तो इसमें टोटल 4 पेलोड है, जिसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी 738 वोल्ट की है, जो उस पर लगे पेलोड को स्टडी कंडक्ट करवाने में मदद करेंगे। दोस्तों, इसके जो पेलोड है जिसमें से एक का नाम रंबा है और इसका असली काम है आयन और इलेक्ट्रॉन्स के समय के साथ जो बदलाव हो रहे हैं उन्हें चेक करने का काम होगा।
इसमें जो दूसरा पेलोड है जिसका नाम है चेस्ट, जो कि पोलर रीजन में थर्मल एक्टिविटी यानी टेम्परेचर वेरिएशन को मेजर करेगा। इसके अलावा जो तीसरा पेलोड है वो है ILSA, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये सिस्मिक एक्टिविटी है जिसे पृथ्वी पर अर्थक्वेक बोला जाता है और मून पर शायद मूनक्वेक बोला जाएगा। इसे चेक करने का काम करेगा। और जो चौथा पेलोड है उसका नाम है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्ट एरे यानी LRA, जो मून के अंदर की अहम बातों को भी पता करने की कोशिश करेगा। अब ये चीज देखेंगे कि लैंडर में और भी बहुत सारे सेंसर डिवाइस लगे हैं जिनका काम लैंड होने के बाद अब पूरा हो गया। इनका काम बस इतना था कि लैंडर को सफलतापूर्वक लैंड करवा दिया जाए। अब 14 दिनों तक डेटा अर्थ पर भेजने के बाद रोवर दोबारा लैंडर में चला जाएगा और यहाँ का टेम्परेचर धीरे धीरे घटने लगेगा, जो कुछ ही समय में 200 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाएगा। अब दोस्तों अगले 14 दिनों के बाद जब वापस साउथ पोल पर सनलाइट पहुंचेगी तो अगर लैंडर और रोवर के पार्ट इतनी ठंड झेलने के बाद दोबारा से कम करने लायक बचेंगे तो आगे का काम दोबारा से शुरू होगा और भी ज्यादा बेहतर तरीके से चांद की खोज की जा सकेगी। लेकिन इसकी उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि इतनी भयानक ठंड जब लगातार 14 दिनों तक यानी कितने लंबे समय तक रहेगी तो इसमें लैंडर और रोवर का सही सलामत बच पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। और अगर ऐसा हो गया तो लैंडर रोवर को पूरी तरह से डेड मान लिया जाएगा। वैसे चंद्रयान 3 में भविष्य में क्या होने वाला है हमने आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन अब जरा एक बार इस सफलतापूर्वक मिशन को लॉन्च करने वाले रॉकेट पर भी नजर डालिए, जिसमें 90% फ्यूल होता है। इसी फ्यूल का इस्तेमाल करके स्पेसक्राफ्ट को बेहतर तरीके से पहले अर्थ की ऑर्बिटल फील्ड पर छोड़ा गया और फिर मौका पाते स्पेसक्राफ्ट चांद की ऑर्बिट तक पहुंच जाता है और चांद के कई सारे चक्कर लगाने के बाद अब फाइनली हम चंद्रयान 3 के जरिए चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो सके और हमने एक अनोखा इतिहास रच दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आपको हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।